नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बीजेपी पर बुलडोजर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में बुलडोजर चलाया, लेकिन कांग्रेस का यह दांव उल्टा पड़ गया। बुलडोजर तो चला, लेकिन उसके खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया। राजस्थान की गहलोत सरकार के बुलडोजर का आज कहां और क्यों विरोध हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आज की बात में हम आपको यह भी बताएंगे कि देश के किन राज्यों में आज बुलडोजर चले और उनके निशाने पर कौन रहा, किसके गुनाहों का बुलडोजर से हिसाब हुआ और किन अपराधियों का हिसाब होना बाकी है। आज जहांगीरपुरी दंगों के मास्टरमाइंड अंसार का ममता बनर्जी की पार्टी से कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस को अंसार की क्राइम फाइल से उसकी कौन सी हिस्ट्री पता चली है, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबर से। राजस्थान के राजगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया। 10 साल पुराने मास्टर प्लान के नाम पर सरकार ने 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया। कांग्रेस सरकार का बुलडोजर एक नहीं 4 मंदिरों पर चला और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए मंदिर पर बुलडोजर चलाया। कांग्रेस ने जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए जानबूझकर मंदिर को तोड़ने का काम किया। बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो, 300 साल पुराना मंदिर 30 मिनट में ध्वस्त। मंदिर पर चला गहलोत सरकार का बुलडोजर। ड्रिल मशीन लगाकर उखाड़ दिया शिवलिंग। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का भी अपमान। मूर्तियां खंडित कर नालियों में फेंकी। राजस्थान के अलवर में सरकारी बुलडोजर भगवान के दर पर भी पहुंच गया। गहलोत सरकार के बुलडोजर ने भगवान को बेघर ही नहीं किया, सरकारी कर्मचारियों ने मूर्तियों को तोड़ा, खंडित मूर्तियों को नाली में फेंक दिया। स्थानीय लोग आस्था की दुहाई देते रहे, मंदिर की प्राचीनता का वास्ता देते रहे, सरकारी अफसरों के सामने हाथ जोड़ते रहे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर अफसरों ने भगवान को नहीं बख्शा। 4 साल पुरानी सरकार ने 300 साल पुराने मंदिर को 10 साल पुराने मास्टर प्लान के हिसाब से अवैध बता दिया। 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण बता दिया। इसके बाद ना पुजारियों की सुनी, ना आम लोगों की। बुलडोजर के ड्राइवर को अफसर का इशारा मिला और बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। मंदिर को जोर का धक्का मारकर जमींदोज कर दिया। 300 साल पुराने मंदिर में बुलडोजर से आई इन तस्वीरों ने सियासी भूचाल ला दिया है। इस शिव मंदिर को तोड़े जाने की तस्वीर जिसने भी देखी, वो यही सवाल पूछ रहा था कि 300 साल पुराना मंदिर अवैध कैसे हो गया। 10 साल पुराना मास्टर प्लान 300 साल पुराने मंदिर पर भारी कैसे पड़ गया, और अगर मंदिर का कुछ हिस्सा रोड पर ही आ गया था तो उतना हिस्सा तोड़ देते। पूरा मंदिर ध्वस्त करने की क्या जरूरत थी? उसे तोड़ने की बजाय गर्भगृह में ड्रिलिंग मशीन लेकर क्यों घुस गए? मंदिर तोड़ने को लेकर कई सवाल हैं, भारी बवाल है। आपको पहले वो जगह दिखाते हैं जहां से मंदिर बना था और मास्टर प्लान के अतिक्रमण के नाम पर उसे तोड़ दिया गया। ये 300 साल पुराना मंदिर है। देखिए, इस मंदिर के पूरे परिसर को तोड़ा गया है। सामने जो मीनार पड़ी हुई है, ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, और ये पूरा जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा 300 साल पुराना शिव मंदिर था। सबसे पहले इसके पूरे छज्जे को, यानी पूरे हिस्से को तोड़ा है, और उसके बाद ड्रिल करके ये पूरे जो शिवलिंग यहाँ पे रखी थी उसको तोड़ के यहाँ पर हटा दिया गया है। ये पूरा मंदिर परिसर था। पहले तमाम लोग यहाँ पर आते थे, और इसी मंदिर परिसर में एक ये भी मंदिर जुड़ा हुआ था, जो आप देखिए बाहर का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, और अंदर जो तमाम मूर्तियां रखी हैं उसमें से तमाम मूर्तियां खंडित हो गई हैं। 300 साल पुराना मंदिर जिसमें धार्मिक और आस्था यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। और उसके बाद आप देखिए बुलडोज़र यहीं पे नहीं थमा है, ये पूरे घर दुकानों पर बुलडोज़र चला है, तमाम दुकानों को तोड़ा है, तमाम घरों को तोड़ा है। लोगों का कहना है कि तय जो सीमा थी उससे ज़्यादा घर और दुकानों पर बुलडोज़र चलाया है, और 4 मंदिरों को लगातार तोड़ा है। दामोदर मंदिर के अलावा जो 300 साल पुराना मंदिर है, हमने आपको वो
दिखाया और ठीक सामने यही वो मंदिर है जहाँ पर इस बुलडोजर चलाया है। और ये जो पूरा मंदिर है वो सीताराम जी का मंदिर है। सीताराम जी का मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है यहाँ पर, और इस मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है। और इस मंदिर को जैसे ही बुलडोज़र चलाया तो जो तमाम जो यहाँ पर पूरी बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से भर भरा के गिर गई। ये देखिए, ये सीताराम जी का वो मंदिर है। लाइन से 4 मंदिर बने हुए थे, चारों मंदिर पर बुलडोजर चलाया है। और अब आप इस मंदिर की आप हालत देखिए, सीताराम जी के मंदिर को भी यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और जो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई थी, वो मूर्तियाँ पूरी तरीके से खंडित कर दी गई हैं। तमाम अलग अलग जगह पर मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। जो पहले जो मंदिर था उसमें 6 मूर्तियाँ थी, 6 के 6 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। उसके अलावा जो शिव मंदिर था, जो कि 300 साल पुराना मंदिर, उसको पूरी तरीके से जमींदोज किया है। और उसमें जो शिवलिंग था उसको ड्रिल से पूरी तरीके से तोड़ा है और उसके बाद निकाला है। और उसके बाद जब बुलडोजर आगे चला है तो ये सीताराम जी का जो मंदिर है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया और मूर्तियां भी यहां से नहीं निकाली। मंदिर के पुजारी का कहना है कि उसके पास इसके कागजात थे। उन्होंने अधिकारियों को कागजात दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन वो खुद सुनने को, देखने को तैयार नहीं थे। खातेदारी का ये कागज है। इस खातेदारी में हालांकि 2033 तक के तो समय दिया गया है कि 2033 तक के फिलहाल इस जमीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और जो खातेदारी में जो इनसे पहले लोग रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, हम इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम हरिशंकर। अब ये मंदिर कितना साल पुराना होगा? ये 300 साल पुराना। कैसे भाई, खातेदारी में कब से है क्या? ये तभी से है। हाँ, तो ये खातेदारी का कागज है आपका? ये खातेदारी का कागज है। इसके अंदर मंदिर लिखा हुआ है 3 विश्वा। 3 विश्वा। और ये जो अतिक्रमण किया है वो कितने हिस्से पे किया है? अतिक्रमण कहाँ किया है वो तो तभी से, हमें क्या पता क्या किया है क्या नहीं किया है। उन्होंने अतिक्रमण किया है, क्या किया है। एनक्रोचमेंट जो तोड़ा है ये कितने हिस्से पे तोड़ा है? ये काफी नीचे से तोड़ा है। मंदिर को भी, मूर्तियों को भी खंडित किया? मूर्तियों को खंडित किया है। विभाग से, एसडीओ से या किसी से कहा नहीं कि भाई 300 साल पुराना मंदिर है, खातेदारी कागज वगैरह सब कुछ तैयार नहीं है। वो तो पीटने को तैयार हो गए थे, चलो इनको पटको गाड़ी के अंदर। बल्कि मेरे लड़के के तो 2 थप्पड़ और दिए उसके, और उसको पकड़ कर ले चलो इसको गाड़ी में। कागज को दिखाया आपने कि जो सेटलमेंट विभाग का है? कुछ दिखा रखा है उनके पास मौजूद है। मैं क्या दिखाऊंगा उनको? उनके पास मौजूद है, केस चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है उनके पास। घर तोड़ने से पहले तो फिर भी नोटिस दिए गए, लेकिन मंदिर को तो सीधे तोड़ दिया गया। खास बात यह है कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शिव मंदिर ही नहीं बल्कि 3 और मंदिर भी तोड़े गए। यानी राजस्थान के राजगढ़ कस्बे में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चले। मूर्तियों को बाहर निकालने तक का वक्त नहीं दिया गया। सरकारी कर्मचारी ड्रिल मशीन लेकर गर्भगृह में घुसे और मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक दिया। भगवान का ऐसा अपमान, मूर्तियों की ऐसी दुर्गति देखकर भक्त दुखी हैं, परेशान हैं। इसको 17 तारीख को तोड़ा इन्होंने। क्यों तोड़ा है पता नहीं, अब इनसे पूछा जाए क्यों तोड़ा है इन्होंने। हमको तो अंदर बंद कर दिया, सारी जनता को बंद कर दिया। बाहर नहीं निकलने दिया। मंदिर भी क्या अतिक्रमण के उसमें आते हैं? 2 फुट पे निशान लग रहा था मंदिर के, उस पे उसको तोड़ दिया। 7 फुट। कितने मंदिरों को तोड़ दिया? 3 मंदिरों को तोड़ दिया, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। मूर्तियां ले गए, नाले में पटक दी, पता नहीं कहाँ है। मंदिरों को जो तोड़ा गया है ये अतिक्रमण में आता है? नहीं, कोई नोटिस, जबरदस्ती तोड़ा है। जो संपत्तियां तोड़ी गई वो भी अतिक्रमण में नहीं थी। अतिक्रमण चिन्हित नहीं किया गया। नहीं, अचानक से मंदिरों को तोड़ दिया गया। बीच में, सड़क के बीच में से नाप ले लीजिए 25 फुट उधर 25 फुट उधर। किसी तरह का कोई नहीं है कि अतिक्रमण किस साइड है, जिनाइन किस साइड है। इस तरह किसी भी तरह का इन्होंने निर्णय नहीं किया। राठौड़ी में सड़क के बीच में नापा और 2 साइड तोड़ दिया इन्होंने। 3 मंदिरों को तोड़ा गया। इस पर राजनीतिक षड्यंत्र, इनका द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। मंदिर तोड़े, 3 मंदिर तोड़े हैं। हाँ, के पार्षदों को कांग्रेस में लाने की बोलते हैं एमएलए। लालजी मीणा ने, एमएलए साहब ने, उन्होंने तो यह कहा कि 34 जितने भी मेंबर हैं उनको सबको इकट्ठा कर लो और मैं तुम्हारा बैठ के नहीं और फैसला करवा दूंगा। और जबकि वो ये बोल रहे हैं कि पेड़ बबूल के काट लगा है, पेड़ बबूल का, और फूल कहाँ से आया है। ऐसे उलाने दिए हमको। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल मीणा का ये वही बयान है जो अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन सकता है। राजगढ़ के लोगों का कहना है कि अगर विधायक चाहते तो इस कार्रवाई को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही ये धमकी दे रखी थी कि अगर घर, दुकानों और मंदिरों को टूटने से बचाना है तो बीजेपी के पार्षदों को कांग्रेस में लाना होगा। जौहरीलाल मीणा का एक बयान काफी सुर्खियों में है।
जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड में बीजेपी के जो 34 पार्षद हैं उन्हें ले आओ। इसी बयान में वो लोगों को ये ताना मारते दिख रहे हैं कि नगर पालिका चुनाव में तो उन्होंने बीजेपी को जिताया और कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं। इसी बात पर उन्होंने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आज जो ये वातावरण किया है, जो आपको कर्मों का फल है, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से कहा है। आम ने बबूल बो दिया, तो आम की टहनी लेना चाहते हो तो आम कहां से मिलेगा। ये तो इनमें तो बबूल में तो जो कांटे पैदा होंगे। अब भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके 34 पार्षद हैं और यही पार्षद मेरा है और 6 मेरा नॉमिनेट पार्षद है। मैंने मुश्वत भी कहा था कि तुम 34 पार्षद को ले आओ, फैसला 34 पार्षद ने किया, नहीं कि मेरे एक पार्षद ने। आप मेरी बात सुनिए, आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप 34 पार्षदों को लेकर के और न्याय इकट्ठा कर लेना, मैं आ जाऊंगा और बैठ करके फैसला करूंगा और उसी से मैं अकेला से फैसला नहीं हो सकता। जौहरी लाल मीणा के इस बयान और 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने सीधे गांधी परिवार पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार चुनावी हिंदू है। चुनाव के वक्त तो मंदिर जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद मंदिर तोड़ते हैं। संबित पात्रा ने तो राजगढ़ के एक्शन को जहांगीरपुरी से जोड़ दिया। पात्रा ने कहा कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए कांग्रेस ने मंदिर पर बुलडोजर चलाए। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में डिफेंसिव नहीं है। कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा तो बाकायदा कागज पत्तर लेकर आ गए और दावा किया कि मंदिर और मकान तोड़ने को मंजूरी वसुंधरा सरकार के दौरान दी गई थी। बीजेपी की सत्ता वाली नगर पालिका ने ही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर मुहर लगाई, लेकिन अब वो झूठ बोल रही है। जिस मंदिर की बात की जा रही है, उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। दूसरा, जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
ऐसा नहीं है कि राजगढ़ में सिर्फ मंदिरों पर ही बुलडोजर चले। मंदिरों के अलावा प्रशासन ने मास्टर प्लान के नाम पर कई मकान और दुकानें भी तोड़ दी। नगर पालिका के अफसरों का कहना है कि 10 साल पुराने मास्टर प्लान के मुताबिक यहां 60 फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो मकान 30-40 साल पुराने थे उन्हें क्यों तोड़ा गया। अब सबसे ज्यादा मुश्किल उन गरीबों को हो रही है जो किसी तरह 1-2 कमरे के मकान में घर और दुकान चला रहे थे। अब ना उनके पास रहने को घर बचा है, ना रोजगार करने के लिए दुकान। मेरे सारी दुकान और मकान सारे गए थे। मैं कहाँ पर रहूँ, कहाँ पर बच्चों को लेके जाऊंगी मैं? मेरा तो एक ही था, मैं बेघर होगी, घर से भी धंधा से भी। मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके? हम 5 जीव है, मैंने कि मेरा हस्बैंड मर गया और इसे 4 बच्चों को मैं लेके खा जाऊंगी। और देखो ऐसे घोट घोट के मारे, अब बाहर नहीं निकलने दे, न पानी पीने दिया, न कुछ बच्चे भूखा मर गए हमारे सारे। हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे एक माइंड विकलांग बच्चा है। विकलांग बच्चे को हम कहाँ जाए लेकर, बहुत बुरी तरह से फंस गए हम। इन लोगों के सिर पर जो छत थी वो टूट चुकी है। अब पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे रात बिताएंगे, कल क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। इनके सिर्फ मकान पर नहीं, इनकी जिंदगी पर बुलडोजर चल गया है। जिनका घर टूट गया, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया, उनका क्या होगा कोई नहीं बता रहा है। वो किसे गुहार लगाएं, कहां जाएं, कोई नहीं बता रहा। मकान सारे गए थे। मैं कहाँ पर रहूँ, कहाँ पर बच्चों को लेके जाऊंगी मैं? मेरा तो एक ही था, मैं बेघर होगी, घर से भी धंधा से भी। मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके? मेरे पे पास कुछ भी नहीं मिला, बेघर हो गए, घर से भी और धंधा से भी। मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके? धंधे से तो शादी हो गए, घर भी गया मेरा, तो मकान भी गया, दोनों चीज गई। चना भूंगने की दुकान थी, मैं तो घर से बेघर हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। देखो ऐसे घोट घोट के मारे, बाहर नहीं निकलने दे, न पानी पीने दिया, न कुछ बच्चे भूखा मर गए हमारे सारे। लाइट काट दी, सारा मकान तोड़ दिया हमारे। हमको 4-4 दिन हो गए, बीमार पड़े हैं सारा घर का, बहुत तबीयत खराब हो रही है सबकी। किसी नहीं करी, बोले तो पुलिस आवेला पता घुसा दे, में अंदर नहीं, चलो बाहर निकाल दिया रोड पे, मकान ही नहीं देखने दिया। सारा सामान जड़ गायब हो गया, खा गया। हमको पता यहाँ तो 40-50 साल हो गए रहता ज्यादा। राजस्थान में आजकल जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और इस जानलेवा मौसम में मास्टर प्लान के नाम पर सैकड़ों लोगों के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी आंखों में आंसू है, दिल में आने वाले कल की चिंता है। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? 35 साल से राजगढ़ में मुझे शादी करके आई हो गई। मेरे 60 साल से रही है। हमारा यही धंधा है, इसके अलावा हमारा आदमी कुछ भी नहीं करते। हमारी इसी से पालन पोषण हो रहा था। हमको एकदम घर से बेघर कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है इस तरह। हम किराए के मकान में रह रहे। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है हमारी। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। हमारे एक माइंड विकलांग बच्चा है। विकलांग बच्चे को हम कहाँ जाए लेकर, बहुत बुरी तरह से फंस गए हम। कितना नुकसान हुआ है आपको? बहुत सारा गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा और हमारा सामान वहीं फंसा पड़ा है। क्या क्या था? दुकान वगैरह भी थी क्या? दुकान थी, रहने का कमरा था, उसी में नीचे दुकान, ऊपर रूम थे, उसी में शिफ्ट हो रखे थे हम। एकदम घर से बेघर हो गए, सड़क पे आ गए हम, ये समझ लो। इधर के भी नहीं रहे हम। सिर्फ एक दिन का समय मांगा था सर, ये संडे निकल जाने दीजिए, मंडे को आप जो भी चाहें वो कर लीजिएगा ताकि हम शिफ्ट तो हो सके, कहीं तो अपने बच्चों को ले जाके सके, कहीं चूल्हे जलाने की जगह तो बना सके। लेकिन सर इन्होंने एक दिन का नहीं है। और सर इतनी बदतमीजी से बात करी, होते कौन हो, चलो ऐसे बढ़िया क्यों बोलेगा? मंदिर बीच में आएगा तो मंदिर भी तोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान के नाम पर राजगढ़ की इस पूरी मार्केट को तहस नहस कर दिया गया है। बाजार में चलते जाइए, रोड के दोनों तरफ इसी तरह टूटे फूटे मकान और दुकानें दिखेंगी। मकानों का साइज देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, उन्हीं के ऊपर 1-2 कमरे बनाकर घर बना दिया गया जहां ये लोग रहते थे। लेकिन अब सब मकानों की हालत खंडहर जैसी हो गई है। लेकिन नगर पालिका के अफसर कह रहे हैं कि मास्टर प्लान के बारे में इन लोगों को पहले ही बता दिया गया था और यहाँ पर 60 फीट चौड़ी सड़क बन कर रहेगी। मास्टर प्लान के अंदर जितनी नई बसावट और पुरानी बसावट जो होती है उसको सबको दर्शाया जाता है।
और जो पुरानी बसावट होती है उसके भी मार्गाधिकार, उसके भी उपयोग जो हो रहे होते हैं उनको भी उसमें दर्शाया जाता है। और ये जो सड़क है, ये जो रोड था, इसको मास्टर प्लान के में एग्जिस्टिंग ही दर्शाया गया था 60 फीट का, यानी कि ये पहले से 60 फीट की विद्यमान थी, मौके पर उपयोग हो रही थी। और उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही नगर पालिका लेआउट प्लान्स पास करती है, लेआउट प्लानों का अनुमोदन करती है, और जिनमें रोड्स को फैसिलिटी एरिया में शामिल किया जाता है, तो उनमें भी इन कॉलोनीज का जब लेआउट पास किया गया था तो उसमें 60 फीट का रोड फैसिलिटी एरिया के रूप में अनुमोदित करवाया जा चुका है। नगर पालिका का कहना है कि मास्टर प्लान में यहां 60 फीट की सड़क थी, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने छानबीन की तो पाया कि करीब 843 मीटर लंबी स्टेशन रोड पर सिर्फ नंदलाल शाह के बाग से सैनी धर्मशाला के बीच 120 मीटर का स्ट्रेच ही 60 मीटर चौड़ा है। इसके आगे और पीछे रो की चौड़ाई अलग अलग हिस्सों में 25 से 50 फीट ही है। नगर पालिका ने खुद जो गौरव पथ बनाया था उसकी भी औसत चौड़ाई 45 फीट से कम है, यानी नगर पालिका ने जो रोड बनाई उसकी चौड़ाई तो 45 फीट से भी कम है। लेकिन मास्टर प्लान के नाम पर 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए कई घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया। मेरी माँ के नाम की दुकान है, उससे पहले मेरी 3 पे रजिस्ट्री है, नक्शा है, सारा ओरिजिनल है। और उसके बावजूद मेरे जो 3 पीढ़ी पड़ती थी एक दुकान से, वो मेरे यहाँ तो 3 मीटर की दुकान है और 4 मीटर का मुझको नोटिस दिया, 3.80 का नोटिस दिया है और नोटिस चिपका के, और मेरी यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या है आपका आजीविका साधन, क्या है, क्या दुकान खाली करा के मेरी दुकान को तोड़ दिया गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं मेरी बूढ़ी माँ को क्या जवाब दूँ? मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी दुकान टूट के कहाँ से लाऊंगा? पेट भरूंगा। उसी से चलता था आपका आजीविका का? मेरी आजीविका ही होगी, खा मैं। अलॉटमेंट मेरी दुकान थी, सरकार के द्वारा अलॉटमेंट की गई दुकान है। सारी जमीन, जितनी भी 6 दुकानों की जमीन है, मेरे पड़ोसियों की भी, उनकी भी सारी दुकानों को आपका एक कर दिया गया। आजीविका का साधन यही था आपका? मेरी यही आजीविका है। एक मेरा भाई है जो पैरालिसिस से 2.5 साल से घर पे पड़ा हुआ है, न उनके कोई कमाने वाला है, न कोई। एक 3 साल का 4 साल का बच्चा है उनके। राजगढ़ में मास्टर प्लान तो 2012 में बना, लेकिन यहाँ कई मकान ऐसे हैं जो 40 से 50 साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। कई पीढ़ियों के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में विकास के नाम पर एक झटके में उनके घरों को, उनकी दुकानों को इस तरह से तोड़ना कितना सही है? अगर अतिक्रमण हो रहा था तो पहले क्यों नहीं रोका गया और सब जगह एक जैसी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? कहीं 60 फीट चौड़ी सड़क के नाम पर घर तोड़ दिए गए और कहीं रोड की चौड़ाई कमी है, वहां के घर और दुकानों को हाथ तक नहीं लगाया। अशोक गहलोत सरकार इससे पहले चुरू के सालासार में रामद्वार गिराने को लेकर विवादों में फंस चुकी है। तब भी हाईवे चौड़ा करने के नाम पर रामद्वार पर बने राम दरबार को गिराया गया और एक बार फिर रोड चौड़ी करने के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया गया। कांग्रेस भले ही लाख कहे कि मंदिर गिराने का फैसला बीजेपी की सत्ता वाली नगर पालिका ने किया है, लेकिन बीजेपी के रुख को देखकर लग रहा है कि अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। राजस्थान में बुलडोजर भले ही आज सुर्खियों में आया हो, लेकिन इससे पहले जहांगीरपुरी के बुलडोजर चर्चा में रहे। अब जहांगीरपुरी दंगों के मास्टरमाइंड अंसार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखकर अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने को कहा है। कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज खुद अंसार से पूछताछ की, जो इस वक्त क्राइम ब्रांच के रिमांड पर है। इस बीच अंसार का ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं 16 अप्रैल को हुए दंगों के दौरान जिस शख्स ने हनुमान की मूर्ति वाले रथ को दंगाइयों से बचाया था, आज उसने बताया कि उसे शोभा यात्रा निकाले जाने से पहले ही धमकी दी गई थी कि ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। जहांगीरपुरी का साथियों, हम आपके साथ हैं। जहांगीरपुरी का साथियों, हम आपके साथ हैं। हर जाल जुल्म के दंदर में। हनुमान जयंती के दिन दंगों के शिकार हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सियासी परेड हो रही थी। एक के बाद एक, पार्टियों के बाद पार्टियां, लीडर्स के बाद लीडर्स के जत्थे पहुंच रहे थे। मकसद था पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग।
दंगों के बाद हुए बुलडोजर एक्शन का विरोध, दंगों के शिकार लोगों से हमदर्दी के नाम पर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश। लिहाजा आज एक दो नहीं, पूरे 5 सियासी दलों के लीडर जहांगीरपुरी पहुंचे और इलाके के लोगों से मिलने की कोशिश की। शुरुआत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डेलीगेशन से हुई थी, जो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहने वालों से मिलने पहुंचे थे, मगर उन्हें पुलिस ने उस कुशल चौक के पास रोक दिया जहां पर 16 अप्रैल को दंगा हुआ था। मुस्लिम लीग के बाद कांग्रेस, टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के लीडर बारी बारी से जहांगीरपुरी पहुंचते रहे और पुलिस के अधिकारी उन्हें कुशल चौक से आगे बढ़ने से रोकते रहे। पुलिस का मैसेज क्लियर था, उन्हें हर हाल में इलाके में पहले जैसा अमन कायम करना है। सियासत तो होती रहेगी, उसके लिए तो आगे भी मौका होगा, अभी पहली प्रायोरिटी शांति बहाल करना है। आज जुमे की नमाज थी, इसलिए इलाके में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। नमाज से पहले ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी की अमन कमेटी के साथ बैठक की और सियासी दलों को भी समझाया कि अभी इलाके के दौरे की जिद से बचें तो बेहतर हो। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी से कॉन्टिन्यूअस बातचीत में हैं और हम लोगों की हर संभव कोशिश है कि जो लाइफ है, जिंदगी है, नॉर्मल पहले की तरह हो जाए, यहाँ सब कुछ जैसा था वैसा हो और इसकी हम कवायद कर रहे हैं, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लोगों से बात भी की है, जो इलाका है इलाके का दौरा भी किया है, बिल्कुल शांति है और बेहतर सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होने देना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का इंसाइटमेंट हो जाए और अभी माहौल बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ऐसा सिचुएशन नहीं होने देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई कम्युनिकेशन लैग हो और उससे कानून व्यवस्था में जरा सा भी कोई खलल पड़े। जहांगीरपुरी में सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन पहुंचा था। वीएचपी के जत्थे में 150 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने केवल 5 लोगों को कुशल चौक से आगे जाने की इजाजत दी। वीएचपी का डेलीगेशन दंगे के शिकार हिंदुओं के परिजनों से मिलना चाहता था। इसके नेताओं को उन परिवारों से मुलाकात करनी थी जिनके सदस्यों को पुलिस ने दंगे के बाद गिरफ्तार किया है। वीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष कपिल खन्ना ने आरोप लगाया कि दिल्ली जिहादियों का अड्डा बन चुकी है, इसकी सफाई करना जरूरी हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली इन जिहादी तत्वों के पंजों में जकड़ चुकी है। ये स्थान स्थान पर ये जिहादी तत्व समय समय पर अपने कार्य करते रहते हैं। 2 वर्ष पहले की बात ले लीजिए जब दंगे हुए, उससे पहले शाहीन बाग के अंदर क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ये दिल्ली को इन जिहादी तत्वों से मुक्त करवाना है। हम सबको कृत संकल्प इस कार्य के लिए होना है, इकट्ठे होना है, इकट्ठे होकर इस कार्य को करना है। विश्व हिंदू परिषद का प्रण है कि दिल्ली को इन सब जिहादी तत्वों से हम मुक्त कराएंगे, दिल्ली को पहले के जैसे शांत दिल्ली बनाएंगे और ये दिल्ली आगे एक बार फिर तरक्की करे, सब लोग यहाँ पर आगे बढ़ें, ऐसा हम कार्य करेंगे। उधर जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन के बाद वहां पहुंच रहे सियासी दलों की हमदर्दी किसके साथ थी, ये शुरू से ही क्लियर था और ये भी क्लियर था कि इन पार्टियों का टारगेट कौन है। कांग्रेस का डेलीगेशन हो या फिर मुस्लिम लीग का, उनका कहना था कि बीजेपी के राज में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और ये पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हैं। इंडिया और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, भारत में हमारा अल्पसंख्यक समुदाय काफी डरा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हो रहे हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है, इसलिए हम जहांगीरपुरी आए। कल और भी नेता यहाँ आएंगे, पार्टी इस पर अपना कड़ा रुख रखेगी। समाजवादी पार्टी ने भी आज अपने सांसदों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी भेजा था। पार्टी के ये सांसद उन लोगों से मिलना चाहते थे जिनके घरों को अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत तोड़ा गया था। पार्टी के बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बिना किसी लाग लपेट के अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। उनकी हमदर्दी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है क्योंकि वो खुद उसी से ताल्लुक रखते हैं। बर्क ने तो ये मानने तक से इनकार कर दिया कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव भी हुआ था। कहीं भी किसी भी मस्जिद पे कोई जल चढ़ाए इलीगली तो क्या मुसलमान खामोश बैठा रहेगा?
क्या बात है? अगर मैंने सच्ची बात कह दी तो उसमें गुनाह है? यहाँ पर हिंदुओं के घर पे भी जो दुकानों के बाहर अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर के साथ भी अगर जाती हुई है वो भी गलत है भाई। वो जाति किसी के साथ हो, हम ये नहीं चाहते कि हिंदू भाई के या किसी ईसाई के या किसी क्रिश्चियन के या और किसी के या सरदार के साथ या जाटव के साथ हो, नहीं किसी के साथ नहीं। पर पथराव हुआ उस पर भी नहीं बोला? नहीं है, पथराव कहाँ हुआ? तस्वीरें हैं तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए आप यहाँ पर आए? मुसलमानों के लिए तो मैं तो खुद मुसलमान हूँ। मुसलमान होने का ये सबूत है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। राजनेता तो सबके, राजनेता सबके, लेकिन मैं एक कौम का जब आदमी हूँ तो उस कौम का भी मुझे ख्याल रखना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। वो भी बुलडोजर की कार्रवाई के शिकार हुए लोगों से मिलना चाहते थे। जब पुलिस ने सीपीआई के नेताओं को रोका तो वो जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर ही धरने पर बैठ गए। पार्टी की नेता एनी राजा की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। आखिर में पार्टी के लीडर डी राजा ने केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली और लौट गए। जब हमदर्दी जताने की सियासी होड़ लगी हो तो भला ममता बनर्जी कहां पीछे रह जाती। उन्होंने अपनी 5 महिला सांसदों को जहांगीरपुरी जाकर हालात पर एक रिपोर्ट भेजने को कहा। काकोली घोष दस्तिकार की अगुवाई में टीएमसी की 5 सांसद जहांगीरपुरी पहुंची थी। उन्होंने कहा कि यहां की सिचुएशन की जमीनी रिपोर्ट ममता बनर्जी को भेजेंगी। काकोली घोष दस्तिकार जिस पश्चिम बंगाल सूबे से आती हैं। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी अंसार का ताल्लुक भी वहीं से है, जो हल्दिया का रहने वाला है और पुलिस कह रही है कि उसी ने हनुमान जयंती के दिन दंगों की साजिश रची थी। अंसार सिर्फ दिल्ली में एक्टिव नहीं था, वो वेस्ट बंगाल में भी सियासी तौर पर बहुत सक्रिय था। उसकी एक और करतूत सामने आई है। बीजेपी का दावा है कि अंसार ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला किया था, वो भी तब जब वो ममता बनर्जी को हराने के बाद अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि अंसार को पॉलिटिकल पावर टीएमसी से ही मिलती रही है। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अंसार टीएमसी के पार्षद शेख अजीजुल रहमान के साथ दिख रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इसीलिए ममता बनर्जी ने पार्टी के सांसदों को जहांगीरपुरी भेजा था। हालांकि इन सियासी आरोपों से इतर दिल्ली पुलिस अंसार की क्राइम फाइल के एक एक हर्फ को खंगाल रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखकर अंसार के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को शक है कि अंसार मनी लॉन्ड्रिंग भी करता था। जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार, जिसकी कई सारी तस्वीरें इंडिया टीवी ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई, किस तरीके से सोने की मोटी मोटी चैन, अंगूठी और शराब के साथ उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। इसके बारे में जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि ये बांग्लादेश से लड़कों को यहां पर बुलाया करता था और महंगी महंगी जो चोरी की गाड़ियां होती थी उन्हें यहां से सप्लाई किया करता था। हमने इसकी तस्वीर आपको महंगी गाड़ियों के साथ भी दिखाई। इसका डोजियर इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाया, जिसमें यह पता लगा कि साल 2009 से इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और इसके ऊपर चाकूबाजी से लेके गैम्बलिंग यानी कि सट्टा चलाना और हमला करने के, छेड़खानी करने के, पुलिस के काम में बाधा डालने के कई मामले दर्ज हैं। ये सारी चीजें हम आपको दिखा चुके हैं। अब अंसार के ऊपर कानून का सबसे बड़ा शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि इस पूरे दंगे के अंदर उसका मुख्य रोल सामने आया है। उसने साजिश रची थी। ये दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को। और सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी जो आपको बता रहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 21 अप्रैल को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में यह मांग की है ईडी से कि वो मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन लें। और तस्वीरें एक बार दोबारा से, ये जो आप सी ब्लॉक देख रहे हैं, यहीं का रहने वाला है अंसार और इस इलाके के अंदर उसने अपनी पैठ बना रखी थी। जो स्क्रैप के कारोबार की आड़ में कई सारे जो काली जो क्राइम के जो कई सारे धंधे हैं उन्हें वो चला रहा था और अब ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इसके ऊपर एनएसए पहले ही लगाया जा चुका है और अब ईडी को भी इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक लेटर लिखा है। अंसार के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात तो वो लोग भी मान रहे हैं जो उस दिन दंगे के शिकार हुए। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बीच रथ को खींच कर ले जाने वाले सुरेश सरकार ने बताया कि 16 अप्रैल के दंगे की साजिश अंसार ने ही रची थी।
आंसर के साथ जी, मेरा आंसर के साथ कोई विवाद नहीं है, पर आंसर का ये है, आंसर का काम ही यही है, आंसर का काम है सामने वालों को डराना है, उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होता है। अगर इतना बड़ा बात नहीं होता तो कार्रवाई नहीं को, तो कब तक जेल से कितने काम करते, उल्टे सीधा काम करते, बाकी कोई कुछ निकल सेटिंग सब निकलते। ये तो बहुत बड़ा काम हो जब आंसर के ऊपर ये बात जेल तक पहुंचा है। यहाँ माहौल तो डर का है, कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर टारगेट बना रखे हैं। एक आधा बार कुछ लोगों के पास फोन भी आ रहे जो यहाँ से निकल जाओ, ये है वो है। कहाँ निकल जाए, यहाँ से कहाँ निकलेंगे जी, हिंदुस्तान से कहाँ निकलेंगे। आपको ये वीडियो तो याद ही होगा जिसमें पथराव के बीच हनुमान की मूर्ति वाले रथ को एक युवक खींच के ले जा रहा था। ये वही सुरेश सरकार हैं जिन्होंने अंसार और दंगों के कनेक्शन के बारे में बताया। सुरेश सरकार के भाई सुकेन सरकार को दिल्ली पुलिस ने दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुरेश ने इंडिया टीवी के संवाददाता जतिन आनंद को उस दिन की घटना के बारे में विस्तार से बताया। काली मंदिर का कोना, वहाँ पे अंसार और अंसार के कई साथी खड़े थे। वो लोग बच्चों के साथ धक्का मुक्की भी कर रहे थे, जो शोभा यात्रा में मौजूद लोग थे उनके साथ। हाँ, और उसने मेरे को बोला जो अगर मस्जिद के सामने जाएगा तो ड्रामा हो जाएगा। तो मैंने देखा अगर शायद ये कुछ कर सकता, तो मैंने अपने रथ को आगे निकाल के मैं पीछे रह गया, मैं इनको जाने दो पहले, उसके बाद देखते। और वाकई में वही हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ। 3-4-5 मिनट के बाद में भागदौड़ चालू हो गया। तो मैंने देखा लोग उधर से उस तरफ से तलवारें, डंडे, पत्थर लेके सब लोग सब तीतर। जहाँ वो रथ पड़ा हुआ था वो कोसोलल का चौक था जी। वो रथ पड़ा, रथ के ऊपर पत्थर, ईंट, बियर की बोतलें सब मार रहे। सामने सारे बंदे हमारे भाग चुके थे, क्योंकि ऊपर से जब पत्थर चले ना, कहाँ से पत्थर नहीं चला, देख रहे इस तरफ से सब पत्थर मार रहे। घरों से भी पत्थरबाजी हो रही थी। घरों से भी हो रहे थे जी, छतों से हो रहे थे जी। जांच करोगे तो मस्जिद से हर जगह से पत्थर हो रहा था। प्लानिंग नहीं होता तो 5 मिनट के अंदर इतने हजार पत्थर कहाँ से आ गए, इतने बियर के बोतल कहाँ से आए। पूरा प्लानिंग था ये, बिल्कुल प्लानिंग, और बहुत मजबूती प्लानिंग। इनके पीछे से बहुत सपोर्ट करा होगा जी। उस दिन सुरेश के साथ पथराव के बीच रथ खींचने में उनके साथी मंगल ने भी पूरा सहयोग दिया था। मंगल ने भी बताया कि उस दिन क्या हुआ था। पूरी शोभा यात्रा में यदि शुरू से लेकर एंड तक था। जैसे ही हम काली मंदिर पे पहुंचते और हमारे पास मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा यहाँ बुरा होने वाला है। उतना मैसेज आता है उतने में ऊपर से पत्थर और बोतलें आ जाती है जी। ये हुआ है वहाँ पे। और इनका कहीं ना कहीं माफियाओं का हाथ निकलेगा, कहीं से इनके पास चढ़ावा आ रहा है या पैसा आ रहा है। इनके घर पे इतना पैसा पहुंच चुका है, ये 10 साल तक भी जेल में बंद हो गए, इनका घर भूखा नहीं मरेगा जी। 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक साजिश का नतीजा था। अब दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। उम्मीद यही है कि कानून के शिकंजे से अब ना तो दंगाई बच पाएंगे और ना ही उनके पॉलिटिकल मास्टर्स। अब बात हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में छिड़ी सियासी महाभारत की। निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कल मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है, जिस पर शिवसैनिक भड़क गए। शिवसैनिकों ने मुंबई में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। शहर में पोस्टर बैनर लगाकर रवि राणा और नवनीत राणा को देख लेने की धमकी दी जा रही है। हालांकि विरोध प्रदर्शन और धमकी के बीच रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा मुंबई पहुंच गए, लेकिन उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक इकट्ठा हैं। रवि राणा के अल्टीमेटम पर आज दिन भर किस तरह जुबानी जंग हुई, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र में टकराव के हालात बन गए हैं। राजनीतिक संग्राम थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बाद अब निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा के अल्टीमेटम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विधायक रवि राणा ने सीधे सीधे शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी। उद्धव के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए तारीख कल की फिक्स हुई है। आज रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई पहुंच गए, जहां शिवसैनिक और मुंबई पुलिस उनका इंतजार कर रहे थे। जहां जहां राणा परिवार के होने की खबर थी, वहां वहां शिवसैनिक लाव लश्कर के साथ पहुंच गए।
रवि राणा और नवनीत राणा खार इलाके में अपने घर पहुंचे तो वहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने दोनों को नोटिस दिया, लेकिन रवि राणा अभी भी कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करके रहेंगे। तारीख और समय तय। कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे, पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे। हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया। बात शिवसेना प्रमुख पर आई तो शिवसैनिक हमलावर हो गए। मातोश्री के बाहर अभी से शिवसैनिकों का जमावड़ा लग गया है। शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना के झंडे लेकर खड़े हो गए। मातोश्री के आसपास बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए। बैनर पर रवि राणा और नवनीत राणा के अल्टीमेटम का जवाब दिया गया। बैनर पर लिखा है, हिम्मत है तो बांद्रा आकर दिखाओ, शिवसैनिक तैयार है। शिवसैनिक आक्रामक हो गए हैं और इसी के चलते एक बैनर पोस्टर लगाया गया मातोश्री के ठीक बाहर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मराठी में लिखा है कि अगर हिम्मत है तो बांद्रा पूर्व यहाँ आकर दिखाओ, शिवसैनिक पूरी तरीके से तैयार है। मराठी में लिखा है, हिम्मत असेल तर बांद्रा पूर्व येथे येऊन दाखवा, शिवसैनिक सज्ज आहे। इसका मतलब यही है कि हिम्मत अगर है तो बांद्रा पूर्व आके दिखाओ, शिवसैनिक पूरी तरीके से तैयार है। इस तरीके के बैनर ठीक मातोश्री के बाहर लगाया गया है और खुली चेतावनी दी गई है रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा, जो यहाँ पर पहुंचकर मातोश्री के बाहर 23 तारीख यानी कल के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का पहले से ही ऐलान कर चुके हैं। और इसी को देखते हुए जगह जगह अब शिवसैनिक इकट्ठे भी होने लगे हैं। आने दो ना, वो भूख रहे हैं, भूखने दो। हम लोग समर्थक तैयार है मातोश्री पे। ये मातोश्री हमारा दैवत है। वो क्या है, आएगी, उसको आने दो। जब भी 22 तारीख को हनुमान जयंती था तभी बोली वो मैं आती है, क्यों नहीं आई? उसमें दम नहीं है, क्यों नहीं आई? फिर अमरावती में क्यों बैठी हो? अभी किधर है वो? आने ना उसको। 10 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, बाहर कब आ गए तो बोलने आना चाहिए ना उसने खुद। इधर रवि राणा तो कह रहे हैं वो अपने समर्थकों के साथ आएंगे। उसके वो समर्थकों के साथ क्या, वो जिन्होंने उसको बोला उनके साथ आने दो, और सिर्फ इधर आने ही दो, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या होता है करके। इधर आके सुनाएगी ना तो हम लोग भी सुनेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो वहाँ मंदिर में जाके पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं। ये अभी रोड पे आके पढ़ने वाली है, मतलब ये नया ये दिखाने वाली है ना, क्या रोड पे आके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। आम्ही शिवसैनिक आहोत, जे बोलतो ते करतो। हनुमान चालीसा को लेकर सियासी रण छिड़ा हुआ है। वार पलटवार हो रहे हैं, जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। रवि राणा ने कल का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर 24 घंटा पहले ही डेरा डाल दिया। शिवसेना सांसद विनायक राउत भी मातोश्री के बाहर डट गए। रवि राणा को देख लेने की बात कह दी। जिस तरीके से भाजपा के कपट नीति का एक पार्ट है, अगर उनको हनुमान चालीसा अगर सही तरीके से पढ़ना है, हनुमान जी की अगर भक्ति करनी है तो उसके घर में करें, अमरावती के मंदिर में करें, या हमारे दादर के जो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ जाके करें। यहाँ आके नौटंकी करने का अगर प्रयोग करते हैं तो उनको उनकी जगह दिखाने को हम उसके लिए तैयार है। हमको बार बार बोला गया है कि मुंबई में पैर रखो। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है, और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है। और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए, और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। रवि राणा और नवनीत राणा को मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्या है, इसका जवाब रवि राणा ने दिया। रवि राणा ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, मातोश्री उनके दिल में बसता है, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल गए हैं, इसलिए वो उद्धव को हिंदुत्व की याद दिलाना चाहते हैं। मैंने एक ही मांग की थी कि हनुमान जयंती के शुभ पर्व पे वहाँ पे उद्धव साहब ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए और उनके ऊपर जो ग्रहण चल रहे, साढ़े साथी चल रही है, संकट चल रहे, उसमें से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना उनको जरूरी है। पर हनुमान जयंती की शुभ पर्व उन्होंने हनुमान चालीसा न पढ़ते हुए वहाँ हमारा विरोध किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया, नारेबाजी दी हमारे खिलाफ। और हमने रहा देखा 12 बजे तक रात को हनुमान जयंती के दिन कि कहीं ना कहीं
बाला साहब के विचारों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जो महाराष्ट्र के किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महाराष्ट्र में जिस तरह से परिस्थिति चल रही है उसमें से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पर उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं और हमारा विरोध किया। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है तो बात अलग है। आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे हमारा यूज होना चाहिए। शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के अपने एजेंडे को नरम किया है। विरोधी इसी बात को लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी हो या फिर रवि राणा, उद्धव पर हिंदुत्व को भुलाने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रवि राणा की सांसद पत्नी नवनीत राणा ने उद्धव पर डायरेक्ट अटैक किया, उद्धव पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव बिना काम किए सैलरी उठा रहे हैं, उनकी वजह से महाराष्ट्र पर शनि की 7.5 लग गई है। 7.5 और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा है, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं, अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 2.5 साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर 2 साल अपने ऑफिस जाता नहीं है तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है। रवि राणा और नवनीत राणा खूब बोले, उद्धव ठाकरे पर जमकर वार किया। जवाब दिया शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने। संजय राउत ने रवि राणा और नवनीत राणा को बंटी और बबली कह दिया। बंटी एंड बबली अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका। और बीजेपी को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। सर, हिंदुत्व की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है हिंदुत्व क्या है। राम जन्म उत्सव हो या हनुमान चालीसा हो, ये कोई स्टंट की बात नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, ये भावना की बात है। लेकिन ये लोग करना चाहते हैं तो करने दीजिए। मुंबई एक ऐसा माहौल मुंबई में हमेशा बनता है ऐसे उत्सव में। अब पता चलेगा मुंबई क्या है। तो संजय राउत जी के बारे में क्या बोलना है, रोज ही पोपट जैसे बोलते बेचारे। कुछ मिर्ची दे दो तो शांत तो बैठेंगे थोड़ा सा। सिर्फ धमकियां देना और धमकियां लेके तोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिवसैनिकों ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज़्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिवसैनिकों के जबान पे। नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई पहुंच गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट के पास नंदगिरी गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी। वहां शिवसैनिक पहले से पहुंच गए। जमकर नारेबाजी हुई। शिवसैनिकों ने राणा परिवार के खार इलाके में स्थित घर को भी घेर लिया। मुंबई पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नारेबाजी कर रहे शिवसैनिकों को वहां से हटाया। मुंबई पुलिस ने हंगामे की आशंका को देखते हुए रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस थमाया है। लेकिन रवि राणा अभी भी मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का दम भर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से 2 दिन पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू के सुन्या इलाके में चड्ढा कैंप के पास सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस ऑपरेशन में सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पटेल भी शहीद हो गए, जबकि 9 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर सुबह 4:25 पर अटैक किया। सीआईएसएफ के 15 जवान शिफ्ट करके जा रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ की बस पर चड्ढा कैंप के पास ग्रेनेड से हमला हुआ। सीआईएसएफ जवानों की जवाबी फायरिंग में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए। दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैं। आतंकियों ने सुसाइड जैकेट पहन रखे थे। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, गोला बारूद, सैटेलाइट फोन और कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की कुछ दवाएं और एनर्जी ड्रिंक्स भी मिले हैं। यह आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांबा के पाली गांव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम होने वाला है। जिस जगह आतंकियों ने हमला किया वो पीएम के कार्यक्रम वाली जगह से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि यह आतंकी हमला पीएम मोदी के दौरे से पहले गड़बड़ी फैलाने की साजिश का हिस्सा है। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी की टुकड़ियां भी पुलिस के साथ थी। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और सीएसएफ के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक सीएसएफ का एएसआई एसपी पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।